प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर विजन 2047 विषय माथे राख्या गया राज्यमंत्रीआरा पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन ने कीनु संबोधित कहो जल संरक्षण खातर राज्यरा जतन देश प्राप्त कर सकेला सामूहिक लक्ष्य। बूंदी में कौशल महोत्सव मेलोर आयोजन लोकसभा अध्यक्ष कीनु उद्घाटन कहो भारत युवावारी प्रतिवारे चालता करेला दुनियारी अगवाई। जयपुर में राख्यो जा रह्यो है पुलिस जांच एजेंसीआरा प्रमुखारो तीसरो 2 दिन रो राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय कीनो सम्मेलन रो उद्घाटन। भारत श्रीलंका रे बीच 3 T20 मैचारी कड़ी रो दूसरो मैच आज सिंधिया खिलो जावेला पुणे में भारत 1 मैच जीतर श्रृंखला में है 1-0 सु आगे। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो असर बरकरार कई ठोरा माथे रियो घणो कोहरो सीकर और चूरू जिला में तीसरे दिन भी पारो पूग्यो जमाव बिंदु सु नीचो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कानीसु आज मध्य प्रदेश रा भोपाल में राज्यारा मंत्रियारो पहलो अखिल भारतीय सालाना जल सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। 2 दिन रा इन सम्मेलन रो विषय वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण राख्यो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन रे पहले दिन वीडियो संदेश रे जरिए आपरा विचार साझा कीना। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कहो कि वाटर विजन 2047 आवता 25 वर्षारी यात्रा रो अहम पड़ाव है। वणा कहो कि जल संरक्षण खातर राज्यरा जतन सु देश रो सामूहिक लक्ष्य पायो जा सकेला। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हुआ है।
લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાની પહેલ માથે બૂંદીમાં કૌશલ મહોત્સવ મેળો રાખ્યો ગયો। इन मौके विधायक अशोक डोगरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। पाछा खबर नवी सांसु बतलाता थका लोकसभा अध्यक्ष कहो कि भारत आपरा युवावारी प्रतिभा रे कारण दुनियारी अगवाई करवा वाळो देश बनेला। शिक्षा की नई नीति के अंदर भी शिक्षा के साथ कौशलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मुझे आशा है कि बूंदी, कोटा और हाड़ौती का नौजवान आज इस मेले के माध्यम से जिन जिन कंपनियों को जिस जिस जॉब की नेचर की आवश्यकता है वहाँ जॉब भी उनको मिलेगी और भविष्य के अंदर किस तरीके की जॉब की आवश्यकता कंपनियों को रहती है वो जानकारी भी मिलेगी। तो उसी नेचर के जॉब के लिए वो अपनी कौशलता को, स्किल्ड को प्राप्त करेंगे ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। युवाओं को और इसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर नौजवान अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना खुद का रोजगार कर सके। इसके लिए 8 जनवरी को एक विशाल ऋण मेला भी लगेगा जिसके अंदर पशुपालक हो, नौजवान हो, मुद्रा बैंक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर हो, सबको कुछ न कुछ लोन लेकर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर रोजगार भी प्राप्त कर सके, रोजगार भी दे सके। इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। कौशल विकास महोत्सव जो यहाँ पे बुंदी में आयोजित हुआ है बहुत अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा बेरोजगार आए हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ जो ये कंपनियाँ हैं उनसे हमें रोजगार मिलेगा। और ओम बिरला जी की जो पहल है बहुत अच्छी है। स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ से ये बूंदी में बूंदी कौशल महोत्सव आयोजित किया गया है जिसमें 15,000 समथिंग सैलरी में बेसिक पे बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस रोजगार मेले में बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी रोजगार कौशल महोत्सव ओम बिरला की तरफ से ये अपना इंटरव्यू लिया जा रहा है। हम इसमें भाग लेना चाहते हैं। जो इसी अपर कंपनी हम हमारे हाड़ौती क्षेत्र के हिसाब से बूंदी कोटा बूंदी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक अपना बहुत अच्छा उत्सव देखने मिल रहा है और यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो रा तालमेल सु पुलिस जांच एजेंसियां रा प्रमुखारो तीसरो 2 दिन रो राष्ट्रीय सम्मेलन आज जयपुर में राख्यो जा रह्यो है। सम्मेलन रो उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कीनो। एण मौके वणा कहो कि केंद्र सरकार पुलिस रा नवीकरण खातर कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहो कि आखा देश री पुलिस कोरोना जेड़ा आपदा काल में लोगों की सहायता कर खास भूमिका निभाई है। 275 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह अम्ब्रेला योजना पुलिस व्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है। अम्ब्रेला स्कीम को आप सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पुलिस से संबंधित किसी भी कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो या किसी अन्य विषयों पर हो और बार बार उनका ध्यान स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ रहता है। और जो स्मार्ट पुलिसिंग की माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उसका अनुसरण करते हुए कर्तव्यनिष्ठ जनता के प्रति संवेदनशील, आधुनिक, दक्ष, जन सेवा के लिए सदैव तत्पर, उत्तरदायी, विश्वसनीय, तकनीक में प्रवीण और समग्र रूप से सुप्रशिक्षित हो, जो बहुत ही स्मार्ट पुलिसिंग के जो यह मंत्र है इसी आधार पर है। इस देश के सभी पुलिस संस्थाएं, चाहे वह राज्य की हो, केंद्र शासित राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, और बढ़ी है और सफलता प्राप्त कर रही है। यह बहुत ही शुभ संकेत है। एण मौके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पुलिस संगठनारा आंकड़ा से जुड़ी किताबरो विमोचन भी कीनो। एण मौके बोलता था का पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव कहो कि इन सम्मेलन में कई खास मुद्दा माथे जानकारी दी जावेला। सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनी पहलुओं, प्रक्रियाओं
और अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार एवं इसके प्रभावी अभियोजन को सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार विमर्श करना है और विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मैं सम्मेलन में उपस्थित सभी डेलीगेट्स से अपनी आवश्यकताओं के बारे में परस्पर विचार विमर्श करने और जांच तथा अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोगों को समझने का आग्रह भी करूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहो कि केंद्र सरकार देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जयपुर में खबर नवीसा सु बतलाता थकावण कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करवा वाला माथे नकेल कसी जा रही है। देश की पूरी सक्षम ये और है कि केंद्र सरकार की जो नीति और योजना है, उस योजना के तहत राज्यों के सहयोग से कामयाबी काफी मिल रही है। राज्य की पुलिस भी सक्षम हो रही है। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, देश हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के उस भाषण को सुनिए। भ्रष्टाचार ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इतना नुकसान पहुंचाया है जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया था। ये तो सौभाग्य इस देश का कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ऐसे प्रधानमंत्री इस भारत देश को मिला है, देशवासियों को मिला है जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल भी कस रहे हैं। भ्रष्टाचार उजागर भी हो रहा है। आगे भ्रष्टाचार करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस मोदी सरकार की नीति बिल्कुल होने चाहिए और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों की पहचान एक समय तक अगर उसको सजा दिलाने के लिए और जांच में सहयोग के लिए छुपाना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन अंततः अगर यह विषय नहीं है कि जांच उसकी पहचान छुपानी चाहिए तो बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। समाज के सामने और कानून के सामने उसके चेहरे आने ही आने चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी में अब कई नवा बदलाव कर्या जावेला। अब ये संस्था नवा रूप में नजर आवेला। इन खातर भारत सरकार 2,500 करोड़ रुपया खर्च करेला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों तक जहां खबरिया चैनलों की पहुंच नहीं हो पाती है, वहां भी दूरदर्शन और आकाशवाणी लोक प्रसारक की भूमिका में दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब दूरदर्शन और आकाशवाणी की भूमिका और भी सशक्त और जोरदार होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार के हालिया फैसले ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को बदलते दौर में अत्याधुनिक बनाने के लिए 2,500 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025-26 तक केंद्रीय क्षेत्र की प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन अब नए फ्लेवर और क्लेवर में नजर आएंगे। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। तथ्यपरक सूचनाएं देने और अपने कार्यक्रम निर्माण में उच्च गुणवत्ता से समझौता नहीं करने वाले दूरदर्शन के स्टूडियो अत्याधुनिक होंगे। क्वालिटी HD होगी और कार्यक्रम निर्माण को पहले से ज्यादा धारदार बनाने के लिए प्रसार भारती कमर कसकर तैयार होगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है, वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। दूरस्थ जनजातीय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश
डीटीएच सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। टीवी और रेडियो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और संबद्ध मीडिया से जुड़ी सेवाओं समेत विभिन्न कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो और डीडी के कंटेंट निर्माण और रचनात्मक कंटेंट के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं भी ये योजना विकसित करेगी। प्रदेश में निर्वाचन पुनरीक्षण कार्यक्रम दौरान 199 विधानसभा क्षेत्र में 19,52,92 नवा मतदाताओं नाम जोड़ो गयो है। 200 विधानसभा क्षेत्र में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र ने छोड़कर बाकी प्रदेश में 5,11,00,52 मतदाता पंजीकृत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता खबर निवासा सु बतलाता थका यह जानकारी दीनी। 5,11,64,649 वोटर्स हो गए हैं 199 विधानसभा में। अगर मैं सरदार शहर को जोड़ता हूं तो ये संख्या 5,14,59,15 होती है, जो कि 5 दिसंबर को सरदार शहर की जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े थे। और अब कुल मिलाकर इस हिसाब से 10,18,685 महिलाओं को हमने युवा वर्ग में जोड़ा है तथा पुरुषों में 9,70,497 पुरुषों को मतदाता सूची में नए जोड़े गए हैं। 20 लाख नवीन मोबाइल नंबर आए हैं। मोबाइल नंबर से आप अपना ई-इपिक डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन ने, आयोग ने इस बार मोबाइल नंबर यूनिक की फैसिलिटी हटाकर एक परिवार में 6 लोग एक मोबाइल से अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं तथा उनका ई-इपिक डाउनलोड हो सकता है। पुराने मतदाताओं के लिए भी हमने मोबाइल नंबर फैसिलिटी स्टार्ट की है, जो कि फॉर्म 8 भरकर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। जो आवेदन आए हैं वो 20 लाख के आसपास फॉर्म 6 आए हैं। फॉर्म 6 नए मतदाताओं का होता है कि पहली बार 17 प्लस के मतदाता हमारे युवाओं के लिए हम लोग एडवांस फॉर्म भर रहे हैं। तो ये कहते हुए खुशी है कि 4,16,625 के आसपास हमारे 17 प्लस युवाओं ने अपने नाम एडवांस में फॉर्म भरा है, जिनका अब निस्तारण हम लोग 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को करेंगे। जयपुर में ओमिक्रॉन रा नया वेरिएंट XBB.1.5 रो संक्रमित मरीज मिलो है। अमेरिका में पड़ रही $100 रो रहवासी इनिवोकरी संक्रमित होबारे पाछे जीनोम सीक्वेंसिंग में वायरस री पुष्टि हुई। यह युवक 19 दिसंबर ने अमेरिका से भारत आयो हो। और जो नया वेरिएंट का जो पेशेंट कल जीनोम सीक्वेंसिंग में जो डायग्नोस हुआ, उसको देखते हुए पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, मैन पावर के रूप में RUHS अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार है। वर्तमान में चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट्स हर OPD के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एहतियातन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हम जनता के स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जितनी भी टेस्टिंग है उसकी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग को बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इस वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकेंड डोज की हमारी काफ़ी अच्छी 98% तक प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसके लिए आपके माध्यम से हम पूरे प्रदेश के अंदर ये एक संदेश भी देना चाहेंगे कि जिन्होंने प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज नहीं ली है वो भी तुरंत इस बूस्टर डोज को लें, ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल पूर्ण रूप से मेंटेन रहे और किसी भी तरह के कोविड के खतरे से हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। XBB.1.5 वेरिएंट जो आया है, ये एक तरह से स्प्रेड काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसकी एस इनिबिटर से बाइंडिंग अदर वेरिएंट्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन इसका अभी तक देखा गया है वो बहुत ही माइल्ड स्तर पर देखा गया है, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी के माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। सीवियरिटी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और जो हमारी जो वैक्सीनेशन परसेंटेज और हर्ड इम्यूनिटी है उसके वजह से हम ये ज़्यादा परेशान आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़िया सगला अस्पताल ने सुपर स्पेशलिटी सुविधा और डॉक्टरों नाम अब सूचना पट माथे दर्शानो जरूरी वेला। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी री मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी इन बाबत आदेश जारी किया। उन्होंने बतायो कि एडो नहीं करवा वाला अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करी जावेला। भारत और श्रीलंका रे बीच 3 T20 मैच री श्रृंखला रो दूसरो मैच आज सिंजा पुणे में खेलो जावेला।
इनसे पहली मुंबई में हुआ पहला मैच में भारत श्रीलंका ने हरार 1-0 सु श्रृंखला में बढ़त बना रखी है। जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। मुंबई में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 2 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 0 की बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि दूसरे मैच में जीत दर्ज कर श्रीलंका की टीम सीरीज कामयाब रहती है या फिर भारतीय टीम दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम करती है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाकारी ठंड रे चालता शिक्षा महकमा कानीसु शीतकालीन अवकाश में बढ़ोतरी करी गई है। मानी जयपुर में अब स्कूलों में 5 जनवरी तक होने वाली छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, पण चाल रही परीक्षा में और शिक्षकारों बगत यथावत रहेला। जनवरी को सभी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल सभी में अवकाश घोषित किया गया है और जो एग्ज़ाम या फिर कोई टीचर्स हैं उनके लिए एग्जाम्शन रहेगा, बाकी सभी स्कूलों में ये अवकाश रहेगा। प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारो 0 से 6 डिग्री नीचे चलो गयो है। अठे मैदानी इलाका और नाला पानी माथे बर्फरी परत जम गई है। पारा में जबरदस्त गिरावट के कारण लोगारी दिनचर्या माथे घणो असर पड़ो है। सैलानी कई जतन करता थका टणसू बचाव करता नजर आ रहा है। जैसा सुना था वैसा ही निकला है माउंट आबू। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। सुबह जब मैं होटल से बाहर निकला तो यहाँ पे गाड़ी के कांच पे बिल्कुल ऐसे बर्फ सी जमी हुई थी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके। माउंट आबू आए हुए हैं घूमने के लिए हमारी विद फैमिली के साथ में। कल हमने यहाँ रात को हमने देखा कि गाड़ियों पे बर्फ जम रही थी, -6 बता रहे थे यहाँ के लोकल लोग, और देखा बड़ा मजा आ रहा है कि बर्फ है और अच्छा खासा ठंडी भी है और क्राउड भी अच्छा खासा, लोग भी बहुत आ रहे हैं घूमने के लिए। तो अच्छा है अभी घूमने के लिए, हमें भी अच्छा लगा, हमारी फैमिली को भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे भी। इस बार माउंट आबू के अंदर पारा मतलब पिछले 6 सालों से सबसे ज्यादा है और -6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इस पर प्रशासन की तरफ से बहुत पुख्ता व्यवस्था करी हुई है, जिसके अंदर रैन बसेरा वगैरह की व्यवस्था है और होटल सैलानियों का भी बहुत अच्छा आवागमन है और सभी बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंदर है। और मतलब जब हम सुबह उठे तो हमारे कारों के अंदर तो बर्फ जमी थी। एक बार तो गाड़ी चालू ही हो रही थी, बढ़िया ठंड चल रही है और सभी बहुत खुश है। दौसा में भी कोरोना के कारण आम जनजीवन माथे असर पड़ो है। रेल और सड़क यातायात में घनी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूरज रा दर्शन भी सुमारे 10 बजे पाछे हो रहा है। जगह जगह ट्रैफिक पॉइंट बनाए हुए हैं जहां वाहन चालकों को रोककर समझाइश की जा रही है। धीमे चलें, हेलमेट पहने और दाएं बाएं देख के चलाएं, गाड़ी तेज ना भगाएं। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, सर्दी का भी दबाव है, तो हम भी यहाँ रोक रोक के वाहनों चालकों को समझा रहे हैं। 3-4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोहरा इतना ज़्यादा है कि ऑफिस जाने के लिए नॉर्मली हम 8:30 बजे 9 बजे निकल रहे होते हैं, पर अब स्थिति यह है कि 10-10 बजे तक हम ऑफिस पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं, वाहन चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीत लहर रो असर बन्यो हुयो है। कई ठोरा माथे घना कोहरा रे कारण यातायात माथे असर पड़ो है। मौसम महकमा मुजब जोधपुर संभाग ने छोड़ बाकी दूजा संभाग में तापमान घणकरी ठोरा माथे 4 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करो गयो। चूरू में आज कमती तापमान 0 से 1.5 और सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी में 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचो तापमान दर्ज करो गयो। जोधपुर संभाग को छोड़कर राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर 4 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सीकर और चूरू जिलों में लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। आज यदि देखें तो फतेहपुर में -1.8 डिग्री जबकि चूरू में -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी औसत से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे होने से फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घना कोहरा भी राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में दर्ज किया जा रहा है।
कोल्ड डे और कोल्ड वेव की यह परिस्थिति अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बनी रहेगी, यानी कि बीकानेर संभाग, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे अभी भी अगले 48 घंटों तक दर्ज होने की संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में सीवियर कोल्ड वेव की संभावना अभी बनी रहेगी। इसके अलावा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिनांक 8 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और शीतलहर के दौर से राहत मिलने की संभावना है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर विजन 2047 विषय माथे राख्या गया રાજમંત્રીયારા पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन ने कीनो संबोधित कहो जल संरक्षण खातर राज्यारा जतन सु देश प्राप्त कर सकेला सामूहिक लक्ष्य। बूंदी में कौशल महोत्सव मेळारो आयोजन लोकसभा अध्यक्ष कीनो उद्घाटन कहो भारत युवावारी प्रतिभारे चालता दुनियारी करेला अगुवाई। जयपुर में राख्यो जार्यो है पुलिस जांच एजेंसीयारा प्रमुखारो तीसरो 2 दिन रो राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कीनो सम्मेलन रो उद्घाटन। भारत और श्रीलंका रे बीच 3 T20 मैचारी कड़ीरो दूसरो मैच आज सिंधिया खेलो जावेला पुणे में। भारत 1 मैच जीतर श्रृंखला में बना राखी है 1-0 की बढ़त। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो असर बरकरार। कई ठोरा माथे रह्यो घणो कोरो। सीकर और चूरू जिला में तीसरे दिन भी पारो रह्यो जमाव बिंदु सु नीचो। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।